हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों। और इस टॉपिक में हम लोग लवण को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल क्षारक को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? लवण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट करने की जरूरत है नहीं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दोस्तों? लवण। लवण होता क्या है? लवण है ना, सॉल्ट। आइए सॉल्ट की बात करते हैं हम लोग। सॉल्ट का निर्माण कैसे होता है ना दोस्तों? तो यहां लिखेंगे जब अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्राप्त होता है ना दोस्तों? इसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा तो उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो लवण क्या होता है दोस्तों? लवण उदासीन होता है। लवण उदासीन होता है। उदासीन होता है। बोल सर उदासीन क्यों होता है? क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसके कारण बचता कुछ नहीं है। और जब कुछ बचता ही नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। इसका मतलब यहां से एक चीज और समझ में आ रहा है दोस्तों कि लवण जो होता है ना, लवण का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। तो आइए अब हम लोग लवण को बनाने की कोशिश करते हैं कि लवण कैसे बनता है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। आपका अम्ल जो होगा, अम्ल क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करेगा दोस्तों, क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आपका लवण बनाएगा और साथ में जल दे देगा। और इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है ना? इससे पहले वाला वीडियो सब देख लीजिएगा, वहां पे आपको सारा टॉपिक क्लियर किया हुआ मिलेगा। तो चलिए इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे HCl ले लिए। HCl क्या है दोस्तों? आपका एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है ना, अम्ल है। और यहीं पे अगर NaOH ले लूं तो ये आपका क्या है दोस्तों? क्षारक है। और जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। NaCl आपका क्या है दोस्तों? लवण है। NaCl क्या है? लवण है। और साथ में आपका जल निकल जाएगा। इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना? यहाँ पे H2SO4 रख दीजिए, यहाँ KOH रख दीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कवर। इससे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है ना दोस्तों, अभी हम लोगों ने लवण को पढ़ा, तो लवण से हमारे दैनिक जीवन में रसायनों का क्या उपयोग, लवण का क्या उपयोग है, या फिर क्या है ना दोस्तों, लवण से रसायनों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए उनको हम लोग देखते हैं। लवण से रसायनों का निर्माण।
अगर आप बात करोगे क्लास 10th के हिसाब से, तो दोस्तों हम लोग क्लास 10th में 5 टाइप के लवण का निर्माण करते हैं। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण से निर्माण होता है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये लवण से निर्माण होता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा बात करें दोस्तों तो वो है आपका विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण। तो हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में भी बात करते हुए चलते हैं। ये आपका क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर आप विरंजक चूर्ण की बात करेंगे, यहीं पे क्लियर करते हुए जाएंगे दोस्तों, तो और ज्यादा आसानी होगा पढ़ने में, है ना। तो विरंजक चूर्ण की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपका क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर आप तीसरा नंबर की बात करें, तो ये होता है बेकिंग सोडा। और दोस्तों बेकिंग सोडा भी आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर आप बात करें चौथा नंबर, तो चौथा है दोस्तों आपका धोने वाला सोडा, यानी धोने का सोडा। धोने का सोडा भी आपका क्षारीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर आप बात करें किसका? पांचवा नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP भी बोलते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब करते हैं हम लोग पहला नंबर से स्टार्ट। तो पहला नंबर क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर फॉर्मूला बोलेंगे तो NaOH। चलिए एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों, सबसे पहले इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो आइए हम लोग इसका पहले निर्माण को पढ़ते हैं, है ना, निर्माण को पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं। लिखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, है ना, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? विद्युत प्रवाहित कर रहा है। और जब आप विद्युत प्रवाहित करोगे तो उसमें एनोड होगा और कैथोड होगा। एनोड में कौन सा आवेश होता है दोस्तों? प्लस आवेश। और कैथोड में आपका माइनस आवेश। तो आइए एनोड और कैथोड के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका निर्माण कर लेते हैं। आप देख लीजिए, जैसे हम ले लिए सोडियम क्लोराइड का क्या? जलीय विलयन।
सोडियम क्लोराइड का जल विलयन। और वाटर जल विलयन की तो वाटर चाहिए ना, जल विलयन होगा तो वाटर चाहिए। अब हमने यहाँ क्या किया, विद्युत प्रवाहित किया। तो दोस्तों जैसे ही विद्युत प्रवाहित करेंगे, विद्युत प्रवाहित करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और साथ में आपका Cl2 मिलेगा और आपका H2 मिलेगा। तो क्या है ना दोस्तों, ये हाइड्रोक्साइड निर्माण करने की इस विधि को, क्या, इस विधि को लिख लेते हैं, इस विधि को, या इस प्रक्रिया, सबसे मस्त अच्छा रहेगा प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। अब इसमें से आपका क्लोर कौन है और क्षार कौन है, तो आप देखेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है। और ये क्लोरीन की यदि बात करें दोस्तों, तो ये क्लोरीन आपका क्लोर है। ठीक है, क्लोर है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा उत्पाद आपका एनोड पर बना है, आपका कैथोड पर बना है ना। तो आइए देखते हैं। अगर एनोड की बात करूं, एनोड पर, कहां, एनोड पर, तो दोस्तों एनोड पर आपका क्लोरीन गैस मुक्त होती है। मुक्त मीन्स फ्री होना, है ना। यहां पे आपका क्या होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होता है। ठीक है, मुक्त होता है। अगर बात करें कैथोड की, तो कैथोड में क्या होता है, तो आइए ना देखते हैं। आप लोग टेंशन काहे ले रहे हैं। कैथोड पर, अगर कैथोड पर बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, मुक्त होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगर अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, तो आइए इसको भी, ये भी आपका कैथोड पर ही बनता है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है, कैथोड पर ही, यानी सोडियम, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी बनता है, बनता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं दोस्तों कि इन सब का यूज कहाँ कहाँ होता है। क्लोरीन का यूज कहाँ होता है, हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है। आइए एक एक करके फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, 10th में इतना अच्छा से करा देंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप साइंस में पूरा 100 में 100 करके आओगे। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं, इन सब का यूज देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन का उपयोग, कि यार क्लोरीन का उपयोग क्या होता है। क्लोरीन का उपयोग, अगर क्लोरीन की उपयोग की बात करोगे, किसकी, क्लोरीन की उपयोग की बात करोगे, तो दोस्तों ये जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, जल को शुद्ध करने में, यानी जल की स्वच्छता में, स्वच्छता में। दूसरा चीज दोस्तों, ये पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड में होता है। तीसरा दोस्तों, स्विमिंग पूल तो समझते ही होंगे, स्विमिंग, स्विमिंग पूल में होता है। उसके बाद चौथा की बात करोगे दोस्तों, तो चौथा इसका CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरो कार्बन में। पांचवा अगर देखें दोस्तों, तो कीटनाशक में होता है, कीटनाशक में भी हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। और यहां से अगर देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे। इसलिए डीपली पढ़ते जाओ दोस्तों, और दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि कोई इससे सफल हो जाए, अच्छा परसेंट कर ले, तो नाम आपका भी होगा और
मेरा भी होगा। इसलिए दोस्तों, दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज। हाइड्रोजन यानी H2 का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग कहां कहां होता है? तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के लिए होता है, जहाज वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, ईंधन के लिए होता है, के लिए, है ना। दूसरी बात, खाद, खाद समझ तो खाने वाला नहीं, खाद खेत उत में मारने वाला, खाद में होता है, या खाद के लिए होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अमोनिया। अमोनिया बनाने में होता है मेरे भाई, है ना। अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपका बचा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? आइए भाइयों देखते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, आइए एक एक करके देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों, धातु मतलब लोहा वगैरह जो भी है, उसमें ग्रीज जब लग जाता है, तो ग्रीज को हटाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। यानी धातुओं से ग्रीज को हटाने में, है ना, ग्रीज को हटाने में। दूसरी बात दोस्तों, इसको हम लोग कागज की फैक्ट्रियों में भी यूज करते हैं, है ना। कागज के फैक्ट्रियों में, है ना, कागज के फैक्ट्रियों में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और तीसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है आपका साबुन तथा अपमार्जक को बनाने में। भाई लोग, आप लोग तो समझ रहे होंगे साबुन क्या होता है। अपमार्जक किसको बोलते हैं? डिटर्जेंट वगैरह को, सर्फ हो गया, शैम्पू वगैरह को, है ना। तो चलिए, अभी जगह नहीं है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट हो, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए भाइयों, अब हम लोग शुरू करते हैं विरंजक चूर्ण से, है ना। तो चलिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे विरंजक चूर्ण क्या है दोस्तों? विरंजक चूर्ण समझ लीजिए थोड़ा सा। विरंजक चूर्ण हम लोग बोलते किसको है? बरसात के दिनों में देखे होंगे, कुआं वगैरह में एक पाउडर डालता है ना। वो अजीब टाइप का सेंट होता है, एक पाउडर डालता है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है, कीटाणु वगैरह है, वो नष्ट हो जाए। तो विरंजक चूर्ण जो होता है, उसका हम लोग निर्माण कैसे करते हैं? तो आइए सबसे पहले देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब इसका निर्माण कैसे करना है? तो निर्माण कैसे किया जाता है दोस्तों? शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी सूखा बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया किया जाता है। किसका? क्लोरीन की क्रिया कराया जाता है, अर्थात अभिक्रिया कराया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देख लीजिए, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इसमें हमने क्या किया? क्लोरीन का क्रिया कराया, तो हमको क्या मिला? यहाँ पे हमको विरंजक चूर्ण मिला। क्या मिला दोस्तों? विरंजक चूर्ण मिला, है ना। इतना आसानी से हो गया, है ना। अब कहता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं दोस्तों, देख लीजिए, वस्त्र उद्योग में। कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में, जहां पे कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, उसमें से क्या, सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए किया जाता है। दूसरा, कागज के फैक्ट्री में,
लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए किया जाता है। और तीसरा है दोस्तों लॉन्ड्री। लॉन्ड्री समझते हैं, जहाँ पे आपका कपड़े वगैरह का इस्त्री होता है, आयरन होता है ना, उसको बोलते हैं। तो कहता है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। फिर रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पानी, पीने वाले पानी में रोगाणुनाशक के रूप में। यानी अगर पीने वाले पानी में बैक्टीरिया या रोगाणु वगैरह, कीटाणु वगैरह हो, तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण को उसमें मिला देते हैं। और मिला देने के बाद क्या होता है, वो बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह सारा नष्ट हो जाता है और पानी अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद हम लोग उस पानी को आराम से पी सकते हैं। आइए अब देखते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, खाने वाला सोडा को, है ना। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, खाने वाला सोडा को। अर्थात किसी चीज को खास्ता बनाने में हम लोग जिस सोडे का उपयोग करते हैं उसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है मेरे भाई लोग, तो इसका निर्माण किया जाता है कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड के उपयोग कर। हम लोग क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं। जैसे आप देखिए, ये मेरा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन यहां से यहां तक आप देख पा रहे होंगे, इसको हमने कच्चा पदार्थ कहा है। क्या, कच्चा पदार्थ। तो आपका ये क्या है दोस्तों, कच्चा पदार्थ है। और जब ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। और आपका यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का निर्माण ऐसे होता है दोस्तों, और बेकिंग सोडा का सूत्र ये होता है। अगर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र पूछे तो NaHCO3। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग किसी चीज को खस्ता बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप कचौड़ी बना रहे हैं तो कचौड़ी को गूंदते समय हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा मिला देते हैं। और मिला देने के बाद क्या होता है, हम लोग उसको कढ़ाई में तलने के लिए छोड़ देते हैं। तो कढ़ाई में जब तलते हैं दोस्तों, उस टाइम सोडियम बाइकार्बोनेट कि कैसी अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप देख पाते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जल, और ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, ये आपका उस सामान में रह जाता है। कचौड़ी बना रहे हैं तो कचौड़ी के सामान में, जिसके कारण वो खास्ता हो जाता है। और साथ में भाप जैसा देखेंगे, ऐसे देते हैं तो भाप जैसा निकलता है, वो वाटर निकालता है। और साथ में धुआं जैसा भी तो देख रहे हैं ना, जब ऐसे करके देते हैं, छोड़ते हैं तो वहां से धुआं जैसा निकलता है। तो वो धुआं नहीं होता है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आइए अब समझते हैं हम लोग इसका उपयोग, कि सर हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। सर ये बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, हम लोग बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड को मिला देते हैं। बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड को जब मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। दूसरा उपयोग, यह एंटीसीड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब एंटीसीड के रूप में, अब ये एंटीसीड क्या है, तो एंटीसीड जो होता है दोस्तों, आपका एक क्षारीय प्रकृति वाला पदार्थ होता है ना। जब आपका पेट में एसिड हो जाए, गैस हो जाए, है ना, तो आप क्या करते हैं, आप मेडिकल जाते हैं, वहां जिनटेक मांगते हैं। तो जिनटेक में भी आप याद रखिए, वहां
एंटीसीड मिला हुआ होता है, क्योंकि ये एंटीसीड जो होता है अम्ल प्रकृति को क्षारीय प्रकृति में चेंज कर देता है। जब पेट दर्द करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, चलो दवाई खा लेंगे, तो वो कौन सा दवाई देता है दोस्तों, एंटीसीड कंपोजिशन वाला देता है, याद रखना, है ना। उसके बाद तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीसरा हम लोग क्या करते हैं, अग्निशामक के रूप में, यानी अगर कहीं आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए अगर पानी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, लेकिन हमारे पास बेकिंग सोडा हो, तो हम लोग बेकिंग सोडा से उस आग को बुझा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट करते हैं। ले लीजिए, तो ले लिए, चलिए देखते हैं। अब क्या देखना है दोस्तों, धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा क्या होता है, धोने वाला सोडा जो होता है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये धोने वाला सोडा हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो धोने वाला सोडा जो होता है ना दोस्तों, हम लोग कपड़ा उपड़ा खींचने में जो सोडा यूज करते हैं, है ना, उसको धोने वाला सोडा कहते हैं। आइए देखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण, यानी सोडियम कार्बोनेट का हम लोग क्या करते हैं, वहां पे क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तब हम लोगों को धोने वाला सोडा प्राप्त होता है ना। जैसे देख लीजिए, ये सोडियम कार्बोनेट है आपका, इसका क्रिस्टलीकरण करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्रिस्टलीकरण करा रहे हैं। जैसे ही क्रिस्टलीकरण कराएंगे दोस्तों, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को धोने वाला सोडा मिलेगा। क्या मिलेगा, धोने का सोडा मिल रहा है ना, धोने का सोडा मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो एक चीज देखिए, कांच ऊंच को हम लोग साफ सफाई में भी हम लोग सोडे का उपयोग करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में हम लोग क्या करते हैं, धोने वाले सोडे का उपयोग करते हैं। तीसरी बात, घरों की साफ सफाई में भी हम लोग धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। बहुत लोग फिनाइल का ना उपयोग करके धोने वाला सोडे का भी उपयोग करता है। कांच की साफ सफाई में भी हम लोग धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। कपड़ा धोने में भी हम लोग धोने वाले सोडे का उपयोग करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जल की अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए, जल की अस्थाई कठोरता देखिए, जब आप कपड़ा खींचते हैं तो मान लीजिए साबुन से आप कपड़े में साबुन लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लेकिन झाग उत्पन्न नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि उस जगह का पानी कठोर है। अब उस पानी को मृदु करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग वहां धोने का सोडा का उपयोग करेंगे, क्योंकि धोने का सोडा ना कठोर जल देखता है, कुछ भी नहीं देखता है, वो हर जगह झाग देता है। इसलिए हम लोग अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए क्या करते हैं, धोने वाले सोडे का उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाइयों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग प्यार से पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे, उसके बाद निर्माण को समझेंगे। तो कभी आप लोग देखे होंगे किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है तो उसको प्लास्टर किया जाता है ना, चूने जैसा। तो वो चूना नहीं होता है दोस्तों, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, पानी मिल जाने के बाद उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहेंगे। जब तक वो पाउडर की तरह है तब तक वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जैसे ही उसमें पानी मिल गया वो जिप्सम बन जाता है दोस्तों। मतलब यहाँ पे जो लग जाता है वो जिप्सम होता है। जब तक वो पैकेट में पाउडर के रूप में होता है तब तक वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जैसे ही जल आ गया समझ लीजिए वो जिप्सम बन गया। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण दोस्तों 373 केल्विन पर गर्म करने पर, है ना, किसको, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हम लोग गर्म करते हैं तो दोस्तों
वो क्या करता है, जल के अणुओं को त्याग देता है, वहां से निकाल देता है। तो जल के अणुओं को त्याग कर ये कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। देख लीजिए अभी यहाँ पे, जैसे ये अगर हम देखें तो ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। जिप्सम को क्या कर रहे हैं, 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट एंड अर्धहाइड्रेट, अर्ध 1/2 मतलब अर्ध हाइड्रेट, हाइड्रेट किसको बोलते हैं, जल के अणुओं को। तो जल के यहाँ आधा अणु है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। यानी रासायनिक नाम बोले, रासायनिक नाम में अगर बोले तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और यदि आप बोलेंगे कि इसका व्यापारिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या नाम है व्यापारिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर फिर से पानी मिला दोगे दोस्तों तो वो जिप्सम बन जाएगा। देख लीजिए ये मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या किया, जल के अणु मिला दिए। जैसे ही जल के अणु मिलाए, आप देख लीजिए क्या बन गया, जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम बन गया। आइए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों टूटी हड्डियों को सही स्थान पर लाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, खिलौने तथा सजावट का सामान को बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। उसके बाद दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए बहुत डिजाइन का फूल बनाते हैं घरों पे, है ना। तो उन सब चीजों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी का उपयोग करते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा है दोस्तों, वो है क्रिस्टलन का जल। क्या है, क्रिस्टलन का जल। तो इसको थोड़ा डिफाइन देखिए, कहता है लवण के एक सूत्र इकाई, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। जैसे आप देखिए, अगर हम बोले CuSO4 into 5H2O, तो इसका नाम, ये तो सबसे पहली बात तो एक इकाई सूत्र है। क्या है, एक इकाई सूत्र है, क्योंकि एक साथ है। तो इसको हम लोग सबसे पहली बात तो बोलेंगे एक इकाई सूत्र, है ना, एक इकाई सूत्र। अब यहां इसका नाम अगर देखें दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट, ये क्या है, जल का मॉलिक्यूल्स है। तो आगे जल लगा दो, जलीय कॉपर सल्फेट, सल्फेट। यहां जैसे H2O आ जाएगा। अब इसमें अगर बात करें तो जल के कितने अणु हैं, जल के 5 अणु है। कितना अणु है, 5 अणु है। अगर आपको बोले कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, तो इसका अगर नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे, जलीय सोडियम कार्बोनेट। जल के कितने अणु हैं दोस्तों, तो इसमें जल के 10 अणु हैं, है ना। तो ये था हम लोगों का क्रिस्टलन का जल। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 3 को लेकर के, है ना। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।